हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू आई एस एंड पी सी एस। तो दोस्तों हम आगे बात करते हैं हाउ आर पुअर पीपल आइडेंटिफाइड। अब देखो, आप किसी के पहनावे से और कोई झोपड़पट्टी में रह रहा है, किसी के कोई कच्चा हाउस में रह रहा है, कोई सड़क की पेवमेंट पर सो रहा है, आप उससे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ये बहुत एक कैजुअल और इलॉजिकल तरीका है गरीब लोगों को आइडेंटिफाई करने का। अब किसी बीवी का जो शौहर है, जो पति है, वो अगर चीट करते हुए पकड़ा गया और बीवी ने रातों रात उसको घर से बाहर निकाल दिया भरी सर्दी में, तो वो पार्क की बेंच पे ही सोएगा। तो आप ये थोड़ी ना कहोगे देखो पुअर सो रहा है ना। तो पुअर पीपल को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है कि मतलब अगर कोई पर्सन रोड के किनारे, अगर आपको कोई बर्गर खाता हुआ दिख रहा है और उसके कपड़े लोअर टी शर्ट में हैं, फटे हैं, हो सकता है भाई उसके पास घर पे मर्सिडीज खड़ी हो, वो ऐसी आए, उसको ऐसी रहना पसंद हो, निक्कर पहन के घूमता हो, वेस्ट पहन कर घूमता हो, इतनी रईसी है कि भाई दिखावे की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब मैं आपको एक जनरल टेंडेंसी बता रहा हूँ कि हम ये सोचते हैं कि पुअर पीपल को कैजुअल वे में, मतलब जब हम नॉन थ्योरेटिकल बात करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि देखना पड़ेगा हमें, उसे हम देखकर बता सकते हैं कि कौन गरीब है कौन अमीर। ऐसा तो नहीं होता। तो इसका कुछ साइंटिफिक मेथड तो होना चाहिए ना हमारे पास कि हम पुअर पीपल को आइडेंटिफाई कैसे करें। अगर आप इंटरव्यू रूम में ये बोल रहे हो कि आई विल सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी इन माई डिस्ट्रिक्ट, या फिर मैं उनके लिए अच्छी पॉलिसीज़ बनाऊंगा, सरकार की जो भी स्कीम्स होती हैं, एंटी पॉवर्टी मेजर्स जो होते हैं, मैं उसको बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट करूंगा, ये मेरी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर रहा करेंगे मेरे काम के 24 घंटे के दायरे के अंदर। तो अगर आपसे इंटरव्यूअर ये पूछ ले कि आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे पुअर पीपल को अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अपने जोन्स के अंदर, तो आज हम उसका साइंटिफिक क्राइटेरिया जानते हैं। हालांकि ये साइंटिफिक क्राइटेरिया और इसके बियॉन्ड जो और भी क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे आप बीपीएल का कंसेप्ट जानते हो, बिलो पॉवर्टी लाइन, आप एपीएल का कंसेप्ट जानते हो, अबव पॉवर्टी लाइन, आप दादा भाई नरोजी जी का जो जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग है आप उसको जानते हो। तो ये तो आपको जो पूरी लिस्ट है, या तो आपको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से नितिन सिंघानिया की जो मेरी क्लासेस हैं, जो कोर्स हैं, उसमें मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर जितना एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है उसको पढ़ते हैं, और ये भी बहुत अच्छा दे रखा है। ये आपके वैल्यू एडिशन करेगा अगर आप नितिन सिंघानिया से पॉवर्टी चैप्टर में ये वाला टॉपिक अगर आप कर रहे हो तो, क्या हाउ आर पुअर पीपल आइडेंटिफाइड। तो चलो इस टॉपिक को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से स्टार्ट करते हैं और पूरा फोकस लगा के उसको सुनना, बिकॉज दिस इज साइंटिफिक थिंग एंड आपके आंसर देने में और लिखने में आपको एनरिच करेगा ये आपके आंसर्स को। अगर भारत को गरीबी की समस्या का निवारण करना है, उसको सॉल्व करना है, तो हमारे देश के पास कुछ ऐसे वायबल और सस्टेनेबल स्ट्रैटेजीज हमारे पास होनी चाहिए कि हम सबसे पहले एड्रेस कर सकें कि पॉवर्टी के कॉजेज़ क्या हैं, और हम एक बार अगर कारण पता लगा लें कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, उसके बाद हम सूटेबल स्कीम्स, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, एक्ट्स, लेजिस्लेशंस, ये सब कुछ डिज़ाइन कर सकते हैं, ताकि हम जिन लोगों को हमने आइडेंटिफाई कर रखा है, गरीब जनसंख्या का पार्ट हम उसको कह रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उनको उनकी परिस्थितियों से, गरीबी वाली सिचुएशन से बाहर निकाल सकें। लेकिन इन स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, या ये स्कीमें या ये फिर जो स्कीम्स और जो पॉलिसीज बनेगी ये इम्प्लीमेंट हो, इसके लिए ज़रूरी है कि सरकार सबसे पहले आइडेंटिफाई तो करना सीख जाए कि एक्चुअली में हमारे देश में गरीबी क्या है, वो तो सरकार को पता है। एक पर्सन अगर अपने बेसिक रोटी कपड़े मकान का अगर इंतज़ाम नहीं कर पा रहा, ठीक है, तो गरीबी है क्या ये सरकार को पता है, लेकिन गरीब लोग हैं कौन ये सरकार को जानने की आवश्यकता है। तो फॉर दिस देयर इज़ अ नीड टू डेवलप अ स्केल टू मेजर पॉवर्टी एंड फैक्टर्स दैट मेक अप द क्राइटेरिया फॉर दिस मेजरमेंट और मैकेनिज्म नीड्स टू बी केयरफुली चूजन, ठीक है। तो देयर इज़ अ नीड टू डेवलप अ स्केल टू मेजर पॉवर्टी। हमें एक साइंटिफिक क्राइटेरिया पता होना चाहिए कि हम मेजर कैसे करेंगे पॉवर्टी को, और कौन कौन से फैक्टर्स जो है दे मेक अप द क्राइटेरिया फॉर दिस मेजरमेंट और मैकेनिज्म, उसको हमें चूज करने की आवश्यकता है। तो प्री इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर, मतलब जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, दादा भाई नौरोजी वन ऑफ द प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट थे ना, याद है चैप्टर 1 के अंदर हमने प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट का गौरव नाम पढ़ा था, दादा भाई नौरोजी, फिंडले शिराज, विलियम डिकबाय, वी के आर वी राव, आरसी देसाई, है ना। तो दादा भाई नौरोजी वॉज द फर्स्ट टू डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन। तो फायका ये अपन को क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर
कि कौन से ऐसे पहले पर्सन थे जिन्होंने कंसेप्ट दिया पॉवर्टी लाइन का, या सबसे पहले उसको डिस्कस करा प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में। अंग्रेज तो करेंगे नहीं कभी भी, अंग्रेज कभी भी गरीबी को या गरीबी के आंकड़ों को कभी भी हिंदुस्तानियों के सामने रखेंगे, हिंदुस्तानी आग बबूला नहीं हो जाएंगे और वो एक नया कॉज बन जाएगा नेशनल मूवमेंट का या फिर किसी भी प्रकार के रेवोल्यूशन का, है ना भाई? ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो आज़ादी से पहले अंग्रेज कभी इनिशिएटिव लेंगे क्या कि गरीबी के आंकड़ों को या ऐसी किसी परसेंटेज को सामने रखा जाए जिसमें उनकी बदनामी हो? नहीं ना। तो वो तो कोई हिंदुस्तानी काम कर सकता है। तो ये हिंदुस्तानी इकोनॉमिस्ट काफ़ी प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट थे, तो इन्होंने सबसे पहले डिस्कस करा, याद रखना डिस्कस करा था, दिया नहीं था। ही डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन, यानी कि इन्होंने बताया कि देखो पॉवर्टी लाइन क्राइटेरिया होता है, समाज में कुछ लोग हैं जो कि गरीबी के स्तर पर हैं, लक्ष्मण रेखा के वो ऊपर हैं, नीचे हैं, कुछ लोग बहुत अच्छी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि 2-3 दिन तक जिनको एक रोटी या फिर मुट्ठी भर चावल भी नसीब नहीं है खाने को। ये दादा भाई नौरोजी ने कंसेप्ट दिया था और उन्होंने शॉर्ट में उसको बोला पॉवर्टी लाइन। ये क्राइटेरिया है डिटरमाइन करने का कि देश कहाँ बढ़ रहा है, देश की हालत कैसी है, अर्थव्यवस्था कैसी है, और इन सब के बेसिस पर देश की हालत अर्थव्यवस्था के आधार पर एक आम नागरिक की जिंदगी कैसी है, क्या वो रोटी कपड़े और एक छत का इंतजाम कर सकता है, क्या खाना खा पा रहा है, क्या 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर पा रहा है, क्या 2 दिन से भूखा है, क्या कोई पर्सन ऐसे भी है क्या कि जिनको नीड नहीं है, खा पी कर बिल्कुल मस्त अपना टमी लेकर सोए हैं, लेकिन अगर एक्स्ट्रा फूड मिल जाए तो वो और ठूस से चलते हैं, क्या उनकी इतनी अफोर्डेबिलिटी है? और अगर है उनकी तो बाकी लोगों की फिर अफोर्डेबिलिटी क्यों नहीं है? बाकी लोग क्यों 2-2 दिन से भूखे जो पड़े हुए हैं? तो इन्होंने कहा अगर हमें जनसंख्या के इस अस्तित्व को पहचानना है तो हमें एक साइंटिफिक मेजरमेंट, एक साइंटिफिक स्केल देनी पड़ेगी जिसको नाम दिया गया पॉवर्टी लाइन। कंटेक्स्ट समझ में आया? पहले बताओ फायका प्राची, कंटेक्स्ट समझ में आया कि पॉवर्टी लाइन का कंसेप्ट किस सर्कमस्टांस में बर्थ लेता है? ठीक है आर्यन, क्लियर है? तो दादा भाई नौरोजी जी ने क्या करा, ही यूज द मेन्यू फॉर अ प्रिजनर। मतलब देखो, अब आप इसको ना किसी गलत वे में मत ले जाना। मैं आपको ना ये टॉपिक स्टार्ट कराने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ। इनको ना एक पैरामीटर देना था। अब इकोनॉमिस्ट या जो ज़्यादा जो पढ़े लिखे जो लोग हो जाते हैं ना, उनकी बातें अक्सर हमें पागलपन वाली बातें लगती हैं, ठीक है? ज़्यादा जो पढ़ी लिखी जो साइकोलॉजिस्ट होती है ना, वो लड़की हमेशा पागल ही लगेगी आपको, ठीक है? या कोई भी जो ज़्यादा किसी चीज़ में ज्ञान ले ले, वो हमेशा जब भी कोई आपसे बात करेगा ना, तो वो आपको मतलब आपके स्तर पर आके बात कर नहीं पाएगा, तो वो बात करेगा बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाकर। तो उसकी थ्योरीज है, उसकी चीज़ों को समझना ऐसे किसी बहुत ज़्यादा ज्ञानी पर्सन की हमारे हिसाब से, नॉर्मल जनता के हिसाब से होता है पागलपन, ठीक है? अब ये जो कंसेप्ट देंगे, ये जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग का कंसेप्ट देंगे कि एक पर्सन अगर जेल में कैदी है उसका जीवन कैसा है, उससे कंपेयर करेंगे गरीबी रेखा को, पॉवर्टी लाइन को। अब आप कहोगे इन्होंने एक कैदी को क्यों चुना? देखो, एक कैदी की परिस्थिति सबसे खराब परिस्थिति होती है इनके अकॉर्डिंग, उस जमाने के अकॉर्डिंग, कि जिसमें वो अपनी रोजमर्रा के जीवन में कितना खाना खा पाता है, कितना काम कर पाता है, कितनी कैलोरीज के शरीर में जा रही है वो। अब इनको कुछ ना कुछ तो कंसेप्ट दे नहीं था अपनी बात को प्रूव करने के लिए, तो इन्होंने इसलिए कैदी का एक स्टोरी या एक एनेक्डोट लेकर अपनी बात इन्होंने शुरू करी। बस इसका इतना ही लॉजिक है, इसके बियॉन्ड आपको ना इसको समझना है ना डीप डिग इन करना है, ठीक है? हम क्योंकि जनरल स्टडीज़ की तैयारी कर रहे हैं, ना कि हमें डेप्थ में जाकर इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के अंदर घुसना है, ठीक है? तो ही यूज द मेन्यू फॉर अ प्रिजनर। इसने बोला कि एक जो कैदी होता है जेल के अंदर, उसके पास रोजमर्रा के जीवन में क्या मेन्यू होता है, मतलब वो क्या क्या खाता है, वो पूरे दिन के अंदर उसके शरीर में कितनी कैलोरीज आती है, एंड यूज एप्रोप्रिएट प्रिवेलिंग प्राइजेस टू अराइव एट व्हाट मे बी कॉल्ड जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। कि जो एक प्रिजनर का मेन्यू है कि एक प्रिजनर को खाने को दाल, रोटी, अचार, पापड़ और जो चावल दिए जाते हैं, जो भी उसका मेन्यू है, उसकी प्रिवेलिंग प्राइसेस चल क्या रहे हैं मार्केट के अंदर। यानी कि एक कैदी को अगर एक वक्त का खाना मिल रहा है, ये खाना अगर जेल के बाहर मिले तो इस थाली की कीमत कितनी होगी। बस ये इन्होंने एक स्टोरी मेकिंग के मतलब टर्म्स में एक चीज समझाई, एक चीज एसोसिएट करी प्रिजनर के कंसेप्ट से, और इसको बोला गया जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। कि एक कैदी को जेल में
पालने पोसने के लिए उसकी एक वक्त की थाली का कितना खर्चा आ जाता है। अब एक कैदी का जीवन कैसा होता है पहले मुझे बताओ। अगर आप उसके जीवन पे एक झलक मारो या इमेजिन करो, और उसके खाने पीने को, रहन सहन को अगर आप इमेजिन करो, तो एक कैदी, उसकी हालत जेल में कैसी होती है? पुअर पीपल जैसी, मिडिल क्लास जैसी, या फिर रिच क्लास जैसी? आप मुझे बताओ इसका कंसेप्ट। 3 ऑप्शन दिए मैंने आपको। पुअर पीपल होती है ना। इसलिए अगर हम एक कैदी के जीवन में उसकी एक टाइम के मेन्यू का रेट पता कर सके, तो ये एक वन ऑफ द बेस्ट क्राइटेरिया है दादा भाई नौरोजी के अकॉर्डिंग पॉवर्टी लाइन को डिटरमाइन करने के लिए, या फिर जिसको उन्होंने कंसेप्ट बोला जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। लेकिन अब इसमें एक दिक्कत होती है इस कंसेप्ट के अंदर। दादा भाई नौरोजी ने इस कंसेप्ट को एक्सेप्ट भी करा, मतलब इस लिमिटेशन को एक्सेप्ट भी करा। उनका ये कहना था कि मैं मानता हूं कि जेल में सिर्फ एडल्ट लोग ही रहते हैं, जबकि जो हमारा वास्तविक समाज जो होता है, जो असली समाज होता है, उसके अंदर तो बच्चे भी होते हैं। और हमारे असली समाज में बच्चे थोड़ी बहुत जनसंख्या का पार्ट होते हैं, या फिर अच्छा खासा परसेंटेज ऑक्यूपाई करते हैं? बताओ मुझे। मतलब ठीक ठाक परसेंटेज ऑक्यूपाई करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर उनके पेट में रोटी जा रही है तो इकोनॉमी में बफर स्टॉक के ऊपर कोई फर्क पड़ता है, या फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के ऊपर कोई फर्क पड़ता है? या बिल्कुल नहीं फर्क पड़ेगा कि हाँ भाई बच्चे की तो है, खाना ही तो खा रहे हैं, मतलब वो करके फर्क पड़ता है देश में हमारे की नहीं पड़ता है? बताओ। कुछ परसेंटेज से तो हिलेगा ना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, की नहीं हिलेगा? बताओ। ठीक है, तो अब आराम से समझना इस चीज को। दादा भाई नौरोजी अपनी लिमिटेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं जब मैं जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग का कंसेप्ट दे रहा हूं, मैं ये एग्री करता हूं कि जेल में सिर्फ बड़े लोग रहते हैं, एडल्ट रहते हैं। मतलब वही आप बड़े लोग मतलब समझ जाओगे, जिसकी उम्र 18 साल 21 साल से ऊपर है, वो लोग रहते हैं। और मैं जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग का कंसेप्ट दे रहा हूँ, एक प्रिजनर का मेन्यू प्रिपेयर करके आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ। तो कह रहे मैं एग्री करता हूँ कि असली समाज के अंदर तो बच्चे भी हैं, और मैं जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग के अंदर सिर्फ एडल्ट के एक मेन्यू को कंसिडर कर रहा हूँ। ही देयरफॉर एप्रोप्रिएटली एडजस्टेड दिस कॉस्ट ऑफ लिविंग टू अराइव एट द पॉवर्टी लाइन। तो इन्होंने इसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स करी ताकि ये एक्चुअल पिक्चर को कैप्चर कर सके। कौन सी एक्चुअल पिक्चर? पॉवर्टी लाइन की एक्चुअल पिक्चर को। और जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग के अंदर सिर्फ एडल्ट का कंसेप्ट नहीं। तो फॉर दिस एडजस्टमेंट ही अज्यूम दैट, उन्होंने अज्यूम करा कि 1/3 पॉपुलेशन जो है हमारे देश की उस जमाने में, इन्होंने माना, अज्यूम कर लिया कि मान लेते हैं कि वो बच्चों से बनी है। मतलब पूरे देश की आबादी का 1/3 पार्ट बच्चे ऑक्यूपाई करते हैं जनसंख्या के मामले में। और अगर हम बोलें 1/3 पार्ट, तो मैं क्या इसको ऐसे कन्वर्ट करके लिख सकता हूं 33% ऑफ बच्चे? ऐसे करके लिख सकता हूं मैं इसको? बताओ। मतलब 33% बट 33% ऑफ चिल्ड्रन, 33% चिल्ड्रन टोटल आबादी में से, राइट? ऐसा बोल सकता हूं मैं। अब देखो, उसके बाद वो बोल रहे हैं इनमें से जो टोटल जो बच्चे हैं, अब टोटल बच्चे को अगर मैं ले लूँ तो पूरी आबादी में से 33% बच्चे हैं, लेकिन जो टोटल बच्चे हैं अगर मैं सिर्फ उनको कंसिडर करूं, वो तो 100% हुए ना, वो तो 100% हुए ना। अब कह रहे हैं वो इनमें से जो हाफ बच्चे हैं, टोटल देश में जितने बच्चे हैं 100%, उसमें तो जो आधे बच्चे हैं, हाफ ऑफ देम कंज्यूम्ड वेरी लिटिल while the other half consumed half of the adult diet। एक जो हैं वो बहुत कम खाते हैं, और एक जो हैं वो इतने पेटू हैं कि उनका पेट ही नहीं भरता, वो खाते चले जाते हैं, और उनका मील, उनकी डाइट ऐसी है जैसे बड़े आदमी की होती है, 6-6 रोटियां, 8-8 रोटियां भर भर के थाली में, चावल, सलाद, पापड़, अचार, ऐसे ठूसते हैं वो बच्चे हफ्सियों की तरह। और कुछ जो हैं वो बहुत कम खाते हैं। अब रीजन इसके पीछे बहुत सारे के देखो, अलग अलग फैमिली स्ट्रक्चर में कि अफोर्डेबिलिटी के ऊपर ये वाली बात आ जाती है, फिर बात आ जाती है कि बच्चे को खाना अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। लेकिन दादा भाई नौरोजी इतना डीप में नहीं गए, उन्होंने बोला कि देखो हम अज्यूम कर लेते हैं कि टोटल आबादी में से 33% जो लोग हैं वो बच्चे हैं, और उन 33% में से जो अगर आधे बच्चे जो हैं
तो वो मतलब आधे आधे डिवाइडेड है, आधे बहुत कम डाइट कंज्यूम करते हैं और आधों की डाइट इतनी है जैसे उनके मम्मी पापा की होती है, जितना वो एक थाली भर के खाना खाते हैं उतना ही बच्चा खाता है। तो ऐसे करके उन्होंने एडजस्टमेंट कर दी, ठीक है, कि पहले जो एक प्रिजनर का मेन्यू का वो कंसेप्ट दे रहे थे। तो दिस इज हाउ ही अराइव्ड एट द फैक्टर ऑफ 3/4, ठीक है। अब ये उनका सिर्फ एक कंसेप्ट है, ये आपको बस समझना है। 1/6 ऐसा मान के चला जा रहा है कि 1/6 जो है वो कोई भी डाइट मतलब कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। 1/6 हाफ, 2/3 पूरा फुल मील। तो अल्टीमेटली जो रिजल्ट आएगा इसका वो आएगा 3/4 फुल मील कंज्यूम करते हैं आबादी। अल्टीमेटली आपको सीखना ये है कि 3/4 आबादी जो है उसको पूरा खाना चाहिए एक एडल्ट की तरह, क्योंकि आधे तो बच्चे भी कवर हो गए हैं। अब इन आंकड़ों पे मत जाना, ये आंकड़े कैसे निकले, ये उनकी एक इकोनॉमिक्स कैलकुलेशन थी, स्टैटिस्टिक्स का सहारा लेकर उन्होंने करा, ठीक है। आपको इस कैलकुलेशन में नहीं जाना कि ये वो 1/6 किसको डिनोट कर रहे हैं, 1/6 हाफ किसको डिनोट कर रहे हैं। आपको बस इतना सीखना है कि वो ये कह रहे हैं 3/4 जो हमारे देश की जो आबादी है, 3/4 जो आबादी है वो बच्चों से बनी हो चाहे एडल्ट से बनी हो, लेकिन उनको भरपेट एक एडल्ट जितना खाना ही चाहिए। क्योंकि सारे बच्चे, अभी इन्होंने ऊपर बोला ना, सारे बच्चे कम खाना नहीं खा रहे हैं। आधे बच्चे या फिर आधे से ज्यादा बच्चे एक बिल्कुल अपने मम्मी पापा जितनी थाली में उनका खाना परोसा जाता है उतना ही उनको मील चाहिए, वरना उनकी भूख नहीं मिटती ऐसे बच्चों की। आपसी हैं साले। तो वेटेड एवरेज ऑफ कंजम्पशन ऑफ 3 सेगमेंट्स मतलब 1/6, 1/6, 2/3, ये हमें एक एवरेज पॉवर्टी लाइन दे देता है, ठीक है। और ये कितना निकल कर आता है, जो एडल्ट जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग है ना, एडल्ट जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग उसका 3/4। अब क्योंकि इन्होंने वर्ड देखो प्रॉपर यहां पर दे दिया एडल्ट जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग, क्योंकि इन्होंने एक्सेप्ट करा ना अभी एक लिमिटेशन को कि जेल में सिर्फ एक एडल्ट ही रहता है, बच्चे नहीं जाते हैं, और बच्चों के पैरामीटर को इन्होंने एडजस्ट कर दिया, ठीक है। तो एवरेज पॉवर्टी लाइन इनका जो फंडा निकल कर आया वो निकल कर आया 3/4 ऑफ द एडल्ट कॉस्ट ऑफ लिविंग। ये जो 3/4 है जो फुल मील कंज्यूम कर रहे हैं, दैट इज द एडल्ट कॉस्ट ऑफ लिविंग। इन्होंने ये मानकर चला कि भाई आबादी का मैं एक एक करके तो कैलकुलेशन नहीं दे सकता, कोई भी इकोनॉमिस्ट नहीं दे सकता, कोई भी स्टैटिस्टिशियन नहीं दे सकता, कोई भी सर्वे, कोई भी सेंसर नहीं दे सकता। इन्होंने बोला मेरे मेथड के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को, हिंदुस्तानियों को ये बता सकता हूं कि हमारे देश की टोटल आबादी में से 3/4 जो लोग हैं, जो 3/4 लोग हैं, वो एक एडल्ट जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है, या फिर आप नॉर्मल मतलब समझ लो उसको कि जितना एक एडल्ट खाना कंज्यूम करता है, और बेयर मिनिमम खाना जो कंज्यूम करेगा वो, अब बेयर मिनिमम खाना एक एडल्ट कहां कंज्यूम करेगा, जेल में। जेल में आपको जितना खाना है उतना खा सकते हो क्या? जब मर्जी खाना है तब खा सकते हो क्या? जब पेट भरना है तब पेट भर सकते हो क्या? बताओ, ऐसा नहीं होता ना। तो इन्होंने बोला कि एक एडल्ट जो जेल में रह रहा होता है और जितना उसका मील उसको दिया जाता है, जितनी थाली भरकर, हाँ इतना कि पर्याप्त मात्रा के अंदर उसका पेट भर जाए, वो भूखा ना सोए, लेकिन जेल में हबशियों की तरह नहीं खाने दिया जाएगा। वो जेल है ना। दामाद जी कोई ससुराल थोड़ी ना गए हैं कि स्वागत सत्कार होगा उनका, 10-10 पकवान बनेंगे। तो इसलिए आई रिपीट माई वर्ड्स, उन्होंने बोला दादा भाई नौरोजी ने कि मैंने एक एवरेज पॉवर्टी लाइन निकाली है, प्रिसाइजली तो कोई भी नहीं निकाल सकता, जिसमें मैं आप लोगों को यह बता सकता हूं, हिंदुस्तानियों को, दादा भाई नौरोजी कह रहे हैं कि भारत में जो एडल्ट जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो 3/4 है, यानी कि 3/4 भारत की आबादी, चाहे वो बच्चों से बनी हो चाहे एडल्ट से बनी हो, वो एक एडल्ट की थाली में जितना आता है उतना मील कंज्यूम करते हैं, या फिर उतना उनको चाहिए, और जितना पर्याप्त होता है पेट भरने के लिए। और उस वो थाली कितनी कहां पर मिलती है जो पर्याप्त हो पेट भरने के लिए, वो जेल में मिलती है एक एडल्ट को। अब पॉवर्टी लाइन कैसे निकालेंगे फिर हम? जो इतना भी मील नहीं खा पा रहा है या अफोर्ड नहीं कर रहा है, या जितनी इस एडल्ट जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग के कंसेप्ट के अंतर्गत एक प्रिजनर की जो थाली है जो उसको जेल में मिल रही है, जितनी कैलोरी उसको मतलब मिल सकती हैं, अगर कोई हिंदुस्तानी इतना भी अपना पेट नहीं भर पा रहा है तो वो पॉवर्टी लाइन के नीचे है।
ये था इनका फंडा। अब क्या होता है फिर आगे चलकर हमारा देश आज़ाद होता है, तो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर बड़े सारे अटेम्प्ट्स लिए गए हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, पॉलिसी मेकर्स के द्वारा, इकोनॉमिस्ट के द्वारा, कि हम कुछ ऐसा मैकेनिज्म सोचते हैं टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ पुअर इन द कंट्री, कि एक बारी ना इनका आंकड़ा पता लगाते हैं ज़रा। अब तो हमारा देश हमारे हाथ में था, तो हम 100 हथकंडे अपना सकते हैं इनके तरीके, मतलब इनकी परसेंटेज को, इनके नंबर्स को पता लगाने के लिए। तो फॉर एग्जांपल 1962 में, जिस साल हमारा चाइना से युद्ध हुआ, प्लानिंग कमीशन, जिसको आज के समय हम नीति आयोग बोलते हैं, इसने एक स्टडी ग्रुप बनाया। 1979 में अनदर बॉडी कॉल्ड द टास्क फोर्स ऑन प्रोजेक्शंस ऑफ मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजम्पशन डिमांड। पहले क्या बना 1962 में, प्लानिंग कमीशन, जिसको आज के समय में हम नीति आयोग बोलते हैं। इसने एक स्टडी ग्रुप बनाया था नंबर ऑफ पुअर को कैलकुलेट करने के लिए। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन अगर आता है कि भारत में क्या क्या मतलब एफर्ट्स लिए गए नंबर ऑफ पुअर को कैलकुलेट करने के लिए, उनकी परसेंटेजेस को प्रिसाइजली निकालने के लिए आज़ादी के बाद, तो आप सबसे पहले कहोगे प्लानिंग कमीशन ने एक स्टडी ग्रुप बनाया था 1962 में, जिस साल हमारा चाइना के साथ युद्ध हुआ। फिर 1979 में एक और बॉडी बनती है, इसका नाम आप कहीं और बुक्स में नहीं सुनोगे, किसी भी यूपीएससी की बुक में। टास्क फोर्स, मतलब बहुत कम जगह पर ये दे रखा होता है, टास्क फोर्स ऑन प्रोजेक्शंस ऑफ मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजम्पशन डिमांड। ये टास्क फोर्स बनी थी, जिसका नाम था ये टास्क फोर्स ऑन प्रोजेक्शंस ऑफ मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजम्पशन डिमांड, इसको बनाया गया। फिर 1989 में और साल 2005 में एक्सपर्ट ग्रुप्स बनाए गए। एक्सपर्ट ग्रुप्स वर कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर सेम पर्पस। सेम पर्पस यानी कि पॉवर्टी को कैलकुलेट करने के लिए, नंबर ऑफ पुअर पर्सन को कैलकुलेट करने के लिए। तो बिसाइड्स द प्लानिंग कमीशन, मैनी इंडिविजुअल इकोनॉमिस्ट, इन्होंने भी कुछ प्रयास करे कि वो ऐसा कुछ मैकेनिज्म डेवलप कर पाए। ठीक है, तो फॉर द पर्पस ऑफ डिफाइनिंग पॉवर्टी, हम लोग लोगों को ना दो कैटेगरी में बांटते हैं। वी डिवाइड पीपल इनटू टू कैटेगरीज। एक जगह पर हम बात करते हैं पुअर की, और एक जगह पर हम बात करते हैं नॉन पुअर की। और पॉवर्टी लाइन पुअर को नॉन पुअर से सेपरेट कर देता है। कैसे होता है ये देखो यहां पर। ये लाइन आपको याद होनी चाहिए, मतलब ये पॉवर्टी लाइन का ये जो चार्ट है ये आपको याद होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि पुअर के अंदर कौन आता है साइंटिफिकली। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप लुक्स देखकर नहीं बता सकते। जब मैंने इस लेक्चर को जब स्टार्ट करा, साइंटिफिकली जो पॉवर्टी लाइन का जो फंड है, तो वो पुअर और नॉन पुअर को कैसे मतलब बेसिकली डिवाइड करता है, बाइफरकेट करता है। तो ब्रॉडर कैटेगरी होती है पुअर, ब्रॉडर कैटेगरी होती है नॉन पुअर। इसके अंदर आते हैं सेवन कैटेगरीज। इसके अंदर आती हैं 3 कैटेगरीज। ये याद रखना आपको बहुत कम बुक्स में मिलेगा ये। तो पुअर के अंदर कौन कौन आता है? पुअर, वेरी पुअर, एब्सोल्युटली पुअर। नॉन पुअर के अंदर कौन कौन आता है? नॉट सो पुअर, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, रिच, वेरी रिच, मिलियनर्स एंड बिलियनर्स। अब आप कहोगे ऑब्वियस ही बात है, जो पुअर के बाद जो भी हैं फिर तो आप बढ़ाते चलो। देखो पॉवर्टी लाइन के अंदर ये शब्द आपको जानना ज़रूरी है। अब यहाँ पर अगर आप अज्यूम नहीं कर सकते हो कि नहीं मैं 8वां क्राइटेरिया अपने हिसाब से बना दूंगा, कि ट्रिलियनियर का बना दूंगा, जब वो है ही नहीं। मैं आपको वही तो कह रहा हूँ, साइंटिफिकली थ्योरेटिकली जो चीज़ गिव है ना, आपको ये शब्द सारे याद होने चाहिए। अब ब्रॉडर कैटेगरी पुअर है, लेकिन उसके अंदर जो सब कैटेगरी है उसका नाम भी पुअर है, फिर वेरी पुअर, फिर एब्सोल्युटली पुअर। अब जो नॉन पुअर कैटेगरी है उसके अंदर पहली कैटेगरी का नाम है नॉट सो पुअर। तो आप यहाँ पर इसका शब्द चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये सिखा रहा हूँ आपको नॉट सो पुअर ही लिखना पड़ेगा यहाँ पर, और यहाँ पर पुअर ही लिखना पड़ेगा।
अभी आपसे कोई बनाने को नहीं बोलने वाला, लेकिन एक बात बता रहा हूँ मैं, कल को ये मतलब किसी न किसी फॉर्मेट के अंदर मतलब पूछा जा सकता है, चाहे स्टेटमेंट्स में चाहे कैसे भी। तो पॉवर्टी को डिफाइन करने के लिए हम लोगों को दो कैटेगरीज में बांटते हैं, पुअर और नॉन पुअर, और पॉवर्टी लाइन दोनों को सेपरेट कर देता है। तो पुअर के अंदर जो पुअर की जो ब्रॉड कैटेगरी होती है उसके अंदर कितनी सब कैटेगरीज आती है, 3, और नॉन पुअर के अंदर कितनी आती है, 7 आती हैं। लेकिन देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ पुअर, जैसे कि वो आपको बता रहा है, हमने अभी ऊपर देखा एब्सोल्युटली पुअर, वेरी पुअर एंड पुअर। सिमिलरली देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ नॉन पुअर, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, रिच, वेरी रिच, एब्सोल्युटली रिच। पर आप इन वर्ड्स में मत जाना, एब्सोल्युटली रिच और ये सब, आप जाना इन वर्ड्स में। ये एब्सोल्युटली रिच कोई वर्ड नहीं होता है, वेरी रिच होता है, ठीक है। तो थिंक ऑफ दिस एज अ लाइन और कॉन्टिनम फ्रॉम द वेरी पुअर टू द एब्सोल्युटली रिच, विद पॉवर्टी लाइन डिवाइडिंग द पुअर फ्रॉम द नॉन पुअर। यानी कि ये आपसे कह रहा है, राइटर आपको ये कह रहा है, दीज आर द टू एक्सट्रीमिटीज के सोसाइटी में अगर ऊपर वाले डायग्राम को अगर आप उतारो, हैव नॉट्स, यहां पर हैव्स, यहां पर हैव्स एंड हैव नॉट्स, ये फासला इस पॉइंट से इस पॉइंट तक बहुत गंभीर है। रिच और पुअर का गैप क्या सच में कभी ब्रिज होगा? कभी ब्रिज का मतलब होता है कभी लो होगा, कभी ये रिड्यूस होगा। ये पिक्चर इस सवाल के ऊपर, मतलब इस बात के ऊपर हमेशा एक सवाल पैदा करती है। और आंकड़े ऐसे भी कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको नितिन सिंघानिया में पॉवर्टी वाले चैप्टर के अंदर पढ़ाया था, दुनिया के विभिन्न देशों में ऐसा होता है और भारत में भी, कि टॉप 1% जो लोग हैं दे होल्ड 90% ऑफ जीडीपी। ऐसे अलग अलग आंकड़े आते हैं। और जो बॉटम 50% या जो वो लोग हैं, ठीक है, उनके पास सिर्फ 10%, 1% शेयर होता है जीडीपी का। तो हम इसको कहते हैं इनकम इनइक्वालिटीज। फिर जिसकी वजह से शुरुआत यहां से होती है, और फिर इसकी वजह से समाज में फिर हर तरह की असमानताएं पैदा होती हैं। फिर पर्सन सोशल इनइक्वालिटी भी फील करता है ना। जैसा कि गली बॉय मूवी के अंदर एक उसका डायलॉग है जो रणवीर सिंह का बाप कहता है कि ड्राइवर का बेटा हमेशा ड्राइवर बनेगा। ये जो सोच जो पैदा होती है समाज के अंदर, ये इनकम इनइक्वालिटीज की वजह से होती है। फिर आपके दोस्ती करने के क्राइटेरिया बदल जाते हैं। आप कभी भी रिक्शे चलाने वाले से फिर दोस्ती नहीं करोगे, ऑटो ड्राइवर से दोस्ती नहीं करोगे, जो आपके घर में कूड़ा लेने आता है आप उससे दूर डिस्टेंस मेंटेन करके रखोगे। ये घृणा क्यों? गलती उसकी है क्या? मेहनत तो वो आपसे ज़्यादा कर रहा है भाई, 1000 घर जा रहा है, 1000 घर में 3-3 फ्लोर जा रहा है, कूड़ा लेकर आ रहा है, लेकिन फिर भी हमारे उसके बीच में फासला क्यों? क्या हम उससे दूरी बना कर क्यों चल रहे हैं? ये इनकम इनइक्वालिटी देश में, समाज में एक साइकोलॉजिकल गैप भी पैदा करती है। फिर ये जो कंसेप्ट होता है ये हमें मीनिंगलेस लगने लग जाता है, जो कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम जो बातें करते हैं फालतू के कंसेप्ट फिर ये बन जाते हैं हमारे लिए, कि हम इस दुनिया को एक ग्लोबल विलेज के तौर पे देखते हैं। भाई गली मोहल्ले में जो इंसान आ रहा है आप उसको इंसान के तौर पे नहीं देख रहे हो, दुनिया को क्या ग्लोबल विलेज के तौर पे देखोगे? इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।